डाउट है जी किसी को? कर लीजिए। देखो 50 डाउट है? पेज नंबर बोले। 78 78 पेज पे क्वेश्चन नंबर 50। 55 तो इसमें मुझे इतना बोलना है, फाइनल कॉल इसमें लिख रही है नॉट येट कॉल, तो इसमें ये नहीं लिखा होता तो हम क्या मानते? वो भी सेम आंसर रहता। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो उस पर्सन पे एलिगेशन लगाई है ना, वो लगाइए इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ये नहीं लिखा हुआ कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हम यही प्रेज्यूम करते हैं फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं। इनका डाउट ये है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि फाइनल कॉल नहीं मंगाई, तो ऐसे केस में कॉल्स एंड एरर्स का पैसा सिर्फ फर्स्ट कॉल का बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखी होती कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं मंगाया, सिर्फ इतना लिखा है कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, तो उस केस में कॉल्स एंड एरर्स क्या बनेगा? उस केस में कॉल्स एंड एरर फर्स्ट कॉल का पैसा ही बनेगा। सर उसने उसका नहीं दिया तो बाद में बाद वाला के भी तो नहीं दिया होगा। लेकिन हम फिर ये बात लिखी होती ना, देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम किसी शेयर होल्डर को शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो उसके पास एक लेटर जाएगा, इसमें मतलब पेटेल मेल जाएगा, उस मेल में ये बात मेंशन होगी कि आपके शेयर क्यों फॉरफिट किए जा रहे हैं, उसमें रीजन लिखा होगा। तो रीजन में अगर हम ये लिख के दे रहे हैं कि आपने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया इसलिए आपके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, दैट मींस फाइनल कॉल का पैसा मंगाने से पहले ही फॉरफिट कर लिया। इनका डाउट ये भी सही है, सर फाइनल कॉल का पैसा तो दिया ही नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये भी तो होता है ना फाइनल कॉल से पहले हमने फॉरफिट कर लिया, फाइनल कॉल का पैसा मंगाया नहीं। उसमें लिखा होता है कि फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट, मतलब ये बोला है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो कॉस्ट है फर्स्ट कॉल ही है। ओके सर। सर इस क्वेश्चन फॉरवर्ड को क्लियर करना चाहिए। प्रॉफिट नहीं दिया नहीं सही है। यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फुल स्टॉप, और कॉस्ट नेयर्स बताओ, तो फर्स्ट कॉल और कॉल अलॉटमेंट को ही कॉस्ट नेयर्स बोलेंगे, फाइनल कॉल को नहीं। यस। कौन सा किया था लास्ट क्वेश्चन हमने? 114 115 से स्टार्ट करना, पेज 85 क्वेश्चन 115। इस चैप्टर का टेस्ट रखा है जी मैंने आपका कल, इसका इस चैप्टर का आपने बुक एनालिसिस का रखा हुआ। हाँ, उसके बाद में इसको रखने वाला हूँ, तो रेडी रहें इस टेस्ट के लिए। और कब रखा है सर? तो व्हाट्सएप पे चेक कर लेंगे, शायद कल या परसों का, कल है। कल है। कल शाम 9 बजे। और व्हाट्सएप पे ना बोलना है कल आप आया होगा, चेक करेंगे होगा। ग्रुप था सर, ग्रुप। पढ़िए जी क्वेश्चन 115, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 each are issued for public subscription at a premium of, मुझे बताइए इश्यू प्राइस 21 रुपए। ध्यान रहे 5% को 5 रुपए की पढ़ने की गलती ना करें, जितनी परसेंटेज होती है वो फेस वैल्यू पे अप्लाई होती है। 20 रुपीज का 5% 1 रुपया, फेस वैल्यू 20, SPR 1, तो इश्यू प्राइस 21। The full amount is payable on application. Applications were received for 20,000 shares and it was decided to reject application for shares in excess of shares issued. Thank God, pro rata नहीं, आसान हो गया। एक्स्ट्रा शेयर को रिजेक्ट कर दिया हमने, रिफंड कर दिया उनका पैसा। तो अमाउंट रिफंड कितना करा? बंदे मुझे बताइए एप्लीकेशन मनी कितनी है 2,10,000 पर शेयर? 21। इस क्वेश्चन में कितनी इंस्टॉलमेंट है टोटल? एक। कितनी एंट्री होनी है टोटल? 2। पहली एंट्री कितने अमाउंट से होगी? क्या मल्टीप्लाई बाय क्या? 20,000 इनटू 21। एप्लीकेशन मनी 20,000 शेयर्स पर आई है और पर शेयर 21 रुपीज आए। तो जो पहली एंट्री होगी वो होगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 21। इसमें हमने आधा पैसा रिफंड कर देना, इसी का आधा कर दो, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 21, इतना पैसा रिफंड करना। ठीक है? यस सर। 116 क्वेश्चन पर आ गए जी। कंपनी डिसाइड कर लिया कि हम 12,000 शेयर इशू करने वाले हैं, 100 रुपए का शेयर रहेगा, 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 40 रुपए अलॉटमेंट पे, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे कितना? 10 रुपए, 10 रुपीज। टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट है इस क्वेश्चन में? 4। कितनी एंट्रीज होनी है? 8। फॉर फ्यूचर अलग, रेशियो अलग। 8 एंट्री तो इंस्टॉलमेंट की हो गई, फॉर फ्यूचर की एंट्री अलग, रेशियो की अलग। आगे
एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर 13,000, ओवर सब्सक्रिप्शन है कि अंडर? ओवर। कितनी एक्स्ट्रा आई है? 1,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई। तो डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन, थैंक गॉड, रिफंड कर दिया, प्रोराटा क्वेश्चन नहीं। द अलॉटमेंट मनी इज ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर्स एंड ऑल द सम्स ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। सिर्फ 100 शेयर पर पैसा नहीं आया, कॉल्स का। तो बताइए कितनी हुई कॉल्स इन एरियर? 3,000। ऑन कॉल्स सारे कॉल्स रखे मतलब फर्स्ट कॉल भी सेकंड कॉल भी है ना, और 100 शेयर है, तो 100 शेयर पे 20 रुपीज हो गए फर्स्ट कॉल के, यस सर। 10 और 10 रुपीज हो गए। अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। अच्छा कुछ में स्पेसिफाई कर दिया, सिर्फ फर्स्ट कॉल वाला बता दो। 20 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, 100 शेयर है, 2000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कंपनी ने इशू करे 10,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपए का एक है, 10 एप्लीकेशन पे, 40 अलॉटमेंट पे, 20 फर्स्ट कॉल पे, 30 सेकंड कॉल। चेक करो टोटल 100 आ रहा है? यस सर। टोटल 100 आ रहा है। 10,000 शेयर्स वर अप्लाइड, थैंक गॉड, ना ओवर है ना अंडर है। All the money was received with the exception of both calls on 300 shares held by Nalayak. These shares were forfeited. तो अमाउंट कितना फॉरफिट करा इस नालायक ने? देखिए फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब एप्लीकेशन का दिया है, अलॉटमेंट का दिया है। अमाउंट फॉरफिट कौन सा करते हैं, जो दिया है या जो नहीं दिया? पैसा दिया है वही फॉरफिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का 10 और अलॉटमेंट का 40, मतलब 50 पर शेयर 50, और शेयर्स कितने हैं? 300। कितना अमाउंट फॉरफिट करें? कॉल्स इन एरियर्स पूछा तो वो भी सेम अमाउंट होता है, है। yes, sir. 100 में से 50 आए, 50 नहीं आए। असर्शन रीजनिंग पर आ गए सर हम। असर्शन पर आते हैं सर। अ कंपनी इज क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन बोलो रजिस्ट्रेशन बोलो एक ही बात है, ध्यान ना रहे तो लिख लें आप लोग, ध्यान रहेगा। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। क्यों लिखा हुआ एनी अदर प्रीवियस एक्ट? क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 से पहले कंपनी एक्ट 1956 था, तो जो कंपनियां 2013 से पहले बनी हुई हैं वो उसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। यस सर। यस सर। जो तो कंपनी 2010 में 2011 में बनी वो 1956 वाले एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसमें लिखा हुआ है कंपनी वैलिड है, जो रजिस्टर्ड है कंपनी 2013 और प्रीवियस एक्ट, जो इससे पिछला एक्ट था उसके हिसाब से रिन्यू करा सकते हैं ना वैसे? रिन्यू मतलब इस रजिस्टर्ड नहीं, ये काम हमारा थोड़ी ना भाई, मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना, अब गवर्नमेंट वाले लॉ चेंज कर रहे हैं, एक्ट ला रहे हैं, तो मुझे मेरी कोई ड्यूटी नहीं है उसके अंदर, ऑटोमेटिकली वो नए एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रीजन पे आते हैं सर। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन व्हिच इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। सर ऑप्शन ए और ऑप्शन जो असर्शन और रीजनिंग में दोनों में ही कंपनी की बातें हो रही है, लेकिन दोनों कंपनी में अलग अलग फीचर बता रखे हैं। पहले वाले में बताया है कि रजिस्टर्ड होती है, अगले में बताया कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी, दो अलग अलग फीचर बताया हुआ है, इसलिए दोनों ट्रू हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सबसे टफ एग्जाम में जो क्वेश्चन होने वाला है वो असर्शन रीजनिंग का होने वाला है, स्पेशली वो क्वेश्चन जिसमें ए या बी ऑप्शन आता है। यस सर। आपको मेन ऑब्जेक्टिव जो सैंपल पेपर देने का है वो असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी के लिए ही है, वरना एमसीक्यू तो आपके नोट्स के अंदर बतेरे भरे पड़े हैं, वही कर लो बहुत है। असर्शन रीजनिंग में सी और डी ऑप्शन पता लगाना बड़ा आसान है सर, तो फॉल्स है ये वाला आ गया, फॉल्स है ये वाला आ गया, रीजन फॉल्स है सी ऑप्शन, असर्शन फॉल्स है डी ऑप्शन, दोनों करेक्ट हैं। और दोनों में कुछ कुछ वर्ड्स, जिसमें भी कुछ कुछ वर्ड सिमिलर, सर कंपनी की बात हो इसमें भी कंपनी की बात हो रही है, दोनों में वर्ड सिमिलर भी लगता है कि ये ऑप्शन भी सही लग रहा है हमें, तो रीजन भी लग रहा है और रीजन नहीं भी लग रहा। जो जिस कॉन्सेप्ट पे, जिस फीचर पे, जिस कैरेक्टरिस्टिक पे बात हो रही है असर्शन में, रीजन में भी उसी कैरेक्टरिस्टिक पे बात होनी चाहिए, ये थोड़ी सी पहचान बनती है। ऑप्शन नंबर ए आने का। पढ़िए 119 क्वेश्चन। इसमें रीजन क्या होता है? क्या कह रहे हो? इसमें रीजन क्या होता है? रीजन क्या होता है? विदाउट इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी कांट बी रजिस्टर्ड, ऐसा कुछ लिखा होता। अ कंपनी इज कंपल्सरी टू गेट रजिस्टर्ड, ऐसा लिखा होता है ना। 119 पर आगे, द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय वन। सर हमारी लायबिलिटी लिमिट होती है, फिर 10 रुपए का शेयर मंगा लिया, मैंने सब्सक्राइब कर लिया और अब तक 3 रुपए कंपनी ने मंगाए हैं, 3 रुपए मैं दे चुका हूं, तो मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है 7 रुपए तक। कंपनी ने 10 रुपए मंगा लिए पूरे, 10 रुपए मैंने पूरे दे दिए, अब मेरी लायबिलिटी हो गई 0।
कंपनी में कितना लॉस हो जाए मुझे 1 रुपया भी नहीं देना। अब प्रैक्टिकली लिमिटेड लायबिलिटी वाला चक्कर रहता ही नहीं है। कंपनी अब जितने भी शेयर्स इशू करती है वो जनरली वो सारा पैसा वन टाइम में ही मंगा लेती है। जब कंपनी आईपीओ इशू करती है अपना तभी सारा पैसा मंगा लेती है। अभी नाइका का आईपीओ आने वाला है, काफी चर्चा में चल रहा है, लिक्विडिटी प्रोडक्ट्स बनाती है। ये सर आ गया। अभी तक मतलब डेट नहीं आई है उसकी, डेट का मैं भी वेट कर रहा हूँ डेट का। तो मतलब कंपनी स्टार्टिंग में ही मंगा लेती है, 10 रुपये का शेयर 70 रुपये इशू प्राइस रख दिया, 60 रुपये प्रीमियम, स्टार्टिंग में ही पूरा पैसा मंगा लेती है। और कंपनी लिमिटेड कर देती है, जैसे 15,000 के आसपास का जो ब्रैकेट दे रखा है किसी इन्वेस्टर के लिए, इतने का अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उसमें जैसे मान लो 70 रुपये का शेयर इशू करा उन्होंने, तो 200 शेयर मिनिमम लेने पड़ेंगे, ऐसा कैटेगरी बना लेते हैं वो। आपको 200 शेयर मिनिमम लेने पड़ेंगे और 70 रुपीज़ का इशू प्राइस है, मतलब 14,000 रुपीज़ आपको अप्लाई करना है मिनिमम है। अब ये जो ट्रेंड है वो ये ट्रेंड है, 2-3 शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मिनिमम रख देते हैं। और इसको बोलते हैं लॉट, 200 शेयर का मिनिमम लॉट रख दिया। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा उससे जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ ऑनलाइन कि आपको कितने लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, कितने का अप्लाई करना है? 1 लॉट 200 शेयर का, LOT लॉट बोलते हैं इसको, एक 200 शेयर के बंडल को। तो 2 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो 400 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली हम। उतना ही पैसा ब्लॉक होगा हमारे बैंक का जब तक फाइनलाइजेशन नहीं हो जाती। इन जनरल हर एक को एक ही लॉट देते हैं, 2-3 लॉट देते नहीं हैं। तो अप्लाई करने की ट्रिक होती है, फैमिली में हम हर एक मेंबर के अकाउंट से अप्लाई कर देते हैं। जो मैं भी ट्रिक ये अप्लाई करता हूँ, मैंने सभी का अकाउंट खोला हुआ है, सभी के अकाउंट से एक लॉट के लिए अप्लाई कर दिया, सभी के 14,000 रुपीज़ ब्लॉक हो गए और शायद किसी न किसी एक के नाम पर तो आ ही जाएगा, उसके नाम पर आ गया तो हमें शेयर मिलेगा। कंपनी ने स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट ही करा है, आईपीओ बनाया ही है, कंपनी बेसिक लेवल पे है, 10 का शेयर आज 70 का मिल रहा है, कुछ साल बाद ये 700 का मिलेगा, कुछ साल बाद 7,000 का मिलेगा। तो इनिशियल स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना बड़ा फायदेमंद रहता है, इसलिए आईपीओ में भीड़ होती है। 3-4 टाइम्स 30-40 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता है प्रैक्टिकली। मतलब अगर वो 10 करोड़ रुपए शेयर इशू कर रहे हैं तो 100 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए सब्सक्रिप्शन आता है। तो इसी टाइम इसलिए वो मतलब हर एक को जनरली एक शेयर ही देते हैं और ये रैंडम बेस पर होता है। कोई इसमें आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग के बेस पर हो जाता है, नॉन रैंडम नहीं, स्पेसिफाई नहीं करते कि हमने इसको शेयर दिया इसको नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि लायबिलिटी सिर्फ नॉमिनल वैल्यू तक होती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है जी। आगे रीजन, पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू दैट हैज बीन कॉल्ड बाय द कंपनी फॉर पेमेंट बाय द सब्सक्राइबर टुवर्ड्स द शेयर। तो पेड अप कैपिटल फेस वैल्यू होती है क्या? नहीं, पेड में क्या लिखना चाहिए था? नॉमिनल वैल्यू का वो पार्ट जो कॉल कर लिया माइनस जो नहीं आया, माइनस फॉल्स इन एरियर्स, ऐसा लिखा होना चाहिए था, तो ट्रू बनता है ये रीजन। ठीक है ना? तो रीजन फॉल्स है, रीजन फॉल्स हो तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? सी ऑप्शन सही होता है। 120 पे आगे सर, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट और प्रो राटा अलॉटमेंट इज मेड इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। सही लिखा है जी। अंडर होगा तो प्रो राटा क्यों करेंगे, ओवर में ही करेंगे। रीजन, अभी प्रोपोर्शनेट तो हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने 3 लॉट के लिए अप्लाई करा, मुझे 1 लॉट मिला, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, प्रो राटा वाला केस है ना? क्योंकि कंपनी ने सारे पैसे एप्लीकेशन पे ही मंगा लिया, इसलिए रिफंड का ही ऑप्शन बनता है, बस एडजस्टमेंट का ऑप्शन ही नहीं बनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रीजन में। इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू अलॉट शेयर्स टू एवरी एप्लीकेंट इन द नंबर दैट ही डिजायर्स। हम सभी को शेयर्स नहीं दे सकते, इसलिए करते हैं प्रो राटा। एक्सप्लेनेशन करेक्ट दे रहा है रीजन असर्शन को, इसलिए ए ऑप्शन आंसर होगा। 121, forfeiture of share refers to the cancellation या बोलो termination of membership of a shareholder by taking away the shares and the rights of membership. membership के राइट छीन लिए, शेयर्स उससे ले लिए, membership कैंसिल कर दी। forfeiture में यही होता है, बिल्कुल सही लिखा है जी। forfeited shares can be reissued at a discount। सही लिखा हुआ है जी, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रहा, ऊपर forfeiture का रीजन बता रहा है और अगली बात में रीइश्यू की बात कर रहा है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन। A company can issue its shares either at par, at premium or discount. सर apparently false है, apparently false है, क्योंकि हम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, लेकिन सेक्शन 52 जो है वो हमें एक एक्सेप्शन में कवर अप देता है कि हम अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, इसोप वाले शेयर इशू कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते। तो इसको मतलब पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स ऐसा कह सकते हैं, पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स।
पढ़ते हैं आगे असर्शन रीजन, फिर इसके बेस पे आंसर फाइनल करेंगे। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज टर्म्ड एज प्रीमियम। फेस वैल्यू से ऊपर वाला अमाउंट है तो वो प्रीमियम है। एंड सच अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो रीजन तो बिल्कुल ट्रू है, रीजन तो फॉल्स नहीं। असर्शन अब पार्टली ट्रू है पार्टली फॉल्स है। इसमें आप मतलब ये डिबेटेबल इशू है, इसमें आप अगर बी टिक करके आते हैं कि दोनों ट्रू हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ये भी सही है। आप डी टिक करके आते हैं कि असर्शन फॉल्स है तो ये भी सही है। मैं एग्जाम में होता तो मैं बी टिक करके आता क्योंकि कुछ तो ट्रू है, कंप्लीटली फॉल्स नहीं, कंप्लीटली फॉल्स को फॉल्स करेंगे। ठीक है जी। यस सर। इंडिया की बात नहीं है सर स्पेसिफिकली। नहीं ये देखो ये मतलब किसी भी टॉपिक के अंदर ना ये चीज ऑब्वियस है, प्रेजम्पशन है कि हर जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया की पर्सपेक्टिव से बात किया जा रहा है। सर इसमें जैसे एसेट को रिकॉर्ड करते हैं किस पे, कॉस्ट पे कि मार्केट वैल्यू पर। क्वेश्चन में लिखा नहीं इंडिया, देखिए हम कॉस्ट ही आंसर दे करके आते हैं, जबकि आईएफआरएस के हिसाब से मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। तो मैं कह रहा था कि इसके फिर इसमें क्या हमें कारण भी देना पड़ेगा अगर हमने दे नहीं अब तो एमसीक्यू हम तो क्लिक करके आना। नहीं सर, अगर मान लो कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे अभी आपने बताया कि स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो सर हमें क्या ऐसे बताना भी पड़ेगा? अगर सब्जेक्टिव पेपर होगा तो डेफिनेटली फिर तो आपके पास अच्छा सब्जेक्टिव पेपर में होता तो हम रीजन लिख करके आता कुछ भी आंसर लिखा हो। ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू वाले में हर एक आंसर सही होता है, डिपेंड करता है बस रीजन पर। आप कोई भी आंसर टिक करके आता हो, रीजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए तो आप सही है। लेकिन जहाँ पर रीजन लिखने का आपके पास ऑप्शन नहीं है, अथॉरिटी नहीं है आपके पास, आपको तो क्लिक ही करके आना, तो वहाँ में मोस्ट परफेक्ट आंसर बनाना होगा। स्पेसिफिक नहीं दे रखा ना कि स्वेट इक्विटी शेयर्स में। बिल्कुल सही, मैं तो खुद कह रहा हूँ ये डिबेटेबल इशू है, इसमें एक साइड से तो बोल ही नहीं सकते बिल्कुल कि यही सही है यही गलत है। तो आप अगर बी पॉइंट बोल रहे हो तो मैं आपको गलत नहीं कह रहा, और आप डी कह रहे हो तो आपको भी गलत नहीं कह रहा, दोनों को सही कह रहा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो डिबेटेबल इशू होता है इन जनरल तो एग्जाम में आते नहीं है, एग्जाम में आते हैं तो दोनों ही आंसर सही मिलते हैं बच्चे को। मतलब जिसने बी टिक करके उसको पूरे मार्क्स मिलते हैं, जो डी करके उसको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ए या सी करा है उसको नहीं मिलेंगे, तो छोड़ करके आया उसको नहीं मिलेंगे। इस एग्जाम में एडवाइस किया जाता है कि क्वेश्चन आपको करके सारे आने चाहिए, चाहे गलत हो चाहे चाहिए ना भी आता हो। क्वेश्चन अगर गलत हो तो आपको मार्क्स मिलेगा। 123 पर आ गए जी। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ओन सील। कंपनी की अपनी सील होती है सर, जब सील पेपर पे लगाते हैं तो हर कंपनी की डिफरेंट होगी, जो पहचान होगी उसकी। रीजन द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन इन इट्स ओन नेम बाय इटसेल्फ and thus its seal acts as official signatures of the company। बट एक्सप्लेनेशन दे रही है बिल्कुल, ए ऑप्शन ही आंसर आएगा, परफेक्ट साफ साफ दिख रहा है रीजन। The company has to get minimum subscription within 120 days from the date of issue prospectus। डेट याद रखनी है जी हमें, 120 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अब तो प्रैक्टिकली 3 से 4 दिन का ही टाइम होता है, कंपनी पहले से अनाउंसमेंट वगैरह न्यूज़ वगैरह में आ जाता है, वो 3 से 4 दिन का ही समय होता है प्रैक्टिकली, उसमें डेट फिक्स कर देते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली ओवर सब्सक्रिप्शन वाला ही सिचुएशन है, जो वेंडर के सिचुएशन है वो जनरली ओवर सब्सक्रिप्शन वाला ही है। बहुत कम कंपनी है जहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, तो 120 डेज मतलब फॉर्मल है जो लॉ में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली कमी होती है। रीजन इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन द कंपनी कैन प्रोसीड द अलॉटमेंट। ये कैसे पॉसिबल है सर? सब्सक्रिप्शन मिला नहीं और अलॉटमेंट का प्रोसीड करते हैं, फॉल्स हो गया। यस सर। तो सी ऑप्शन आंसर आया जी, रीजन फॉल्स होता। 125 calls in advance is shown as an asset in the balance sheet। फॉल्स सर, एसेट नहीं होता, लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। तो असर्शन अगर फॉल्स हो जाए तो डी ऑप्शन आंसर आ जाता है, रीजन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। 126 the security premium account is not debited at the time of forfeiture if premium has been received। बताइए सही गलत है? ट्रू। अगर एसपीआर पेड है तो फॉरफीचर के एंटर में उसको डेबिट नहीं करते, फॉरफीचर के एंटर में तभी डेबिट करते हैं जब एसपीआर कॉल्ड एंड अनपेड, कॉल्ड एंड अनपेड हो तभी डेबिट होता। तो ए ट्रू लिखा है जी, बिल्कुल सही लिखा है। रीजन सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 restricts the use of SPR received and credited to SPR account। तो रिस्ट्रिक्ट करता है, इसका यूज इसलिए डेबिट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जेन्युइन रीजन दे रहा है भाई। एसपीआर के अकाउंट में अगर पैसा चला गया तो उसको सिर्फ 5 ही यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फॉरफीचर के टाइम ये उसका एक यूज नहीं है, इसलिए उसको डेबिट नहीं कर पाते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है इसके यूजेस पर, तो ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि रिस्ट्रिक्शन है इसलिए उसको डेबिट नहीं कर पाते। करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई सर, ए ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट असर्शन द फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट बी रीइश्यूड एट अ लॉस।
जो हमने शेयर प्रॉफिट कर लिए उसको हम लॉस पर रीइश्यू नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर डिस्काउंट लिखा होता तो फॉल्स पक्का हो जाता Yes, है ना, हम डिस्काउंट इशू नहीं कर सकते, डिस्काउंट इशू कर सकते। अभी लॉस लिखा हुआ तो लॉस मतलब हमें लॉस हो गया अल्टीमेटली, मतलब फॉरफीचर अमाउंट से भी ज्यादा कम पर इशू कर दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ट्रू हो गई ये बात, यस सर। ट्रू हो गई ये बात, रीजन पर आ गए। द फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डज नॉट एक्सीड द क्रेडिट बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट। जितना शेयर अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है उतना परसेंट डिस्काउंट, तो लॉस हो गई नहीं फिर हम। ये ऑप्शन आंसर हो गया जी। 128 अ कंपनी कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, फॉल्स है जी? फॉल्स। ये फॉल्स हो गया, तो डी। डी ऑप्शन आंसर आ गया। केस बेस्ड स्टडी पर आ गए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जो ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन जो ये वाले हैं ये 8 मार्क्स में आते थे। लास्ट ईयर तक ट्रेंड क्या था, 12th क्लास में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता था कंपलसरीली 8 मार्क्स। 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे पेपर के अंदर, जो बोर्ड पेपर होता है आपका 80 मार्क्स का, उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होते हैं जो 8 मार्क्स वाले होते हैं। एक क्वेश्चन आता है एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस पार्टनरशिप में, और एक क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसमें भी चॉइस होती है, लेकिन वो चैप्टर इसी चैप्टर के अंदर से आता है। इसी चैप्टर के 2 क्वेश्चन होते हैं और कोई एक करना होता है। अभी तक जो ट्रेंड था वो ये था। अब क्योंकि एमसीक्यू पेपर है तो, लेकिन वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन उन्होंने केस बेस्ड स्टडी के अंदर डाल दिया, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है। पढ़ते हैं। कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जी, जो मेडिसिन वगैरह बनाती है, इज इन नीड ऑफ फाइनेंस टू मीट इट्स इंक्रीज डिमांड। डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, और पैसों की जरूरत है। Therefore, it decided to issue 60,000 equity shares of ₹100 each. 60,000 शेयर इशू करने हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, इश्यू प्राइस 120 रुपए है। एप्लीकेशन पे हमने 30 + 20 मंगा ली, सही बोला मैंने? यस सर। एप्लीकेशन पे 30 + 20 मंगा ली, 50 रुपए में प्रीमियम जुड़ा हुआ। 40 अलॉटमेंट पे, बैलेंस कॉल पे बैलेंस कितना बचा? 30। चेक कीजिए, 30 है, 30। टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट है? 3। कितनी एंट्री? 6। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 80,000, ओवर है कि अंडर है? ओवर है। कितनी एक्स्ट्रा है? 20,000 एक्स्ट्रा। आउट ऑफ द कैश रिसीव्ड 2 लाख रुपीस वाज रिटर्न्ड एंड 8 लाख रुपीस वाज अप्लाइड टू द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। टोटल 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए, 2 लाख रुपए रिफंड कर दिए, 8 लाख रुपए एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट में। शेयर्स नहीं बताया इस बार सीधा अमाउंट बताया। All the shareholders paid the call due with the exception of one shareholder of 15,000 शेयर। एक नालायक है, इसके पास 15,000 शेयर हैं, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। These shares were forfeited and reissued as fully paid up at 70 rupees, मतलब 30 रुपीस का डिस्काउंट। अब आंसर करना है जी पहला, excess application on shares is adjusted to share allotment account। एक्सेस एप्लीकेशन ऑन डैश शेयर्स, कितने शेयर्स पर, तो मुझे बताइए जी। 8 लाख रुपीस एडजस्ट करा है हमने। एप्लीकेशन में कितना रुपया आया था? 50। कितने शेयर्स नहीं पता लगा सकते हैं। हमने 8 लाख रुपए एडजस्ट करे हैं, हमने पर शेयर 50 रुपए एडजस्ट करे हैं, तो कितने शेयर्स एडजस्ट करे हैं ये पता लगाना बड़ा आसान हो जाता है। 16,000, 16,000। नोटिंग चालू रखें जी, सुन के बाद बस बैठे ना रहें, कैलकुलेशन सारी की सारी नोट करते रहें। 5 लाख एडजस्ट करें। हाँ जी, एडजस्ट अप्लाई टू द है ना। एक्सेस एप्लीकेशन ऑन 16,000 शेयर्स इज एडजस्टेड टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन का इतने शेयर्स पर पैसा हमने शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करा, तो 8 लाख रुपए एडजस्ट करे हैं, 50 रुपए पर शेयर एडजस्ट करे हैं, तो कितने शेयर एडजस्ट करे हैं? 16,000। सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स विल बी, तो कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ? तो इस शेयर होल्डर ने 30 रुपीस कॉल के नहीं दिए और 15,000 शेयर हैं, तो लिख लीजिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय 30। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आंसर आ गया सी ऑप्शन, 4,50,000। थर्ड, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद, तो फॉरफीचर अकाउंट में, फॉरफीचर अकाउंट की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन से अमाउंट से करते हैं? कॉल्ड अप, जितना पैसा मंगाया है। इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा 100 रुपया मंगा लिया गया है, तो 100 रुपीज से एंट्री होगी। कितने शेयर फॉरफीट कर रहे हैं? 15,000। तो लिख दीजिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 15
अगला क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर? फॉरफीचर के टाइम से कौन सा अमाउंट क्रेडिट करते हैं फॉरफीचर अकाउंट में? जितना पैसा आया है, पेड अप है। इस शेयर होल्डर ने सिर्फ कॉल के 30 रुपीज नहीं दिए, मतलब बाकी के 70 रुपीज दिए हैं, यस सर। तो 70 रुपीज ही आएगा और 15,000 शेयर्स हैं, तो लिख दीजिए 70 मल्टीप्लाई बाई 15,000। कितना आंसर आया? सी ऑप्शन 10,50,000। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन हाउ मेनी शेयर्स द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड? सर रिफंड करा है हमने 2 लाख रुपया, रिफंड करना है पर शेयर 50 रुपया, तो कितने शेयर्स का पैसा रिफंड करा? तुरंत आप बता सकते हैं। 4,000, 4,000। कैलकुलेशन जरूर नोट करें। 2 लाख डिवाइड बाई 50 आ गया 4,000। कैलकुलेशन जरूर नोट करते रहें बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे जी, एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफिचर? तो री इश्यू के टाइम पर फॉरफिचर अकाउंट कब आता है? जब हम फेस वैल्यू से कम पर शेयर इशू करते हैं, जितना डिस्काउंट है वही फॉरफिचर में आता है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 100 का शेयर 70 में री इशू करा है, मतलब 30 रुपीस का डिस्काउंट है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 15,000। 4,50,000। नोटिंग कर ले कैलकुलेशन, 30 मल्टीप्लाई बाई 15,000। नेक्स्ट पूछ रहा है, डैश विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू? तो रीइश्यू के टाइम पे बैंक में कौन सा अमाउंट आता है? जो रीइश्यू प्राइस होता है, 70। एट या 4 के बाद लिखा होता है। 70 रुपीस लिखा हुआ है, 15,000 शेयर हैं, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 70, ऑप्शन नंबर ए 10,50,000। आगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। सर सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। पहले डायरेक्ट करके देखते हैं। टोटल अमाउंट फॉरफिट कितना किया था हमने? ये हमने सॉल्व किया था, फोर्थ पार्ट में सॉल्व किया था। टोटल हमने 10,50,000 रुपीस फॉरफिट किए थे। डिस्काउंट कितना दिया? ये हमने सॉल्व किया था 6th पार्ट में। 6 लाख रुपए आंसर आ गया। सी पार्ट कैपिटल रिजर्व वैसे निकलता है जितना अमाउंट प्रॉफिट करा माइनस जितना डिस्काउंट दिया, बचा हुआ कैपिटल रिजर्व। ये तो हो गया डायरेक्ट माइनस करना। अब फॉर्मूले से करके देखते हैं। अमाउंट फॉरफिट पर शेयर, कितना शेयर फॉरफिट करा? 70। हाँ, इसने सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया था 30 रुपए, आगे 70 दिए थे, माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू 100 का शेयर 70 में री इशू करा है, 30 रुपए का डिस्काउंट, मल्टीप्लाई कितने शेयर री इशू करे? 15,000। चेक कर लो, सेम आंसर आना चाहिए। यस सर। अगर सारे शेयर री इशू हो जाए एग्जाम में, जरूर दोनों तरीकों से करके देखना। कैपिटल रिजर्व एक ऐसा अमाउंट है जिसमें गलती होने के बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं। आप इससे भी कैलकुलेट करके देखेंगे, इसी भी कैलकुलेट करके देखेंगे, आप दोनों से आंसर सेम आ रहा है आपका, तो आप डबल श्योर हो जाएंगे कि आपने सही करा। पढ़ेंगे अगली केस स्टडी। यस सर। कंपनी रजिस्टर्ड हुई है जी 1 अप्रैल 2017 को, ऑफिस है मुंबई में। द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिफ्लेक्टेड अ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 8 लाख इक्विटी शेयर एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर। 80 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है और 50 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। Since some large investments were required for building and machinery, the company, in consultation with vendors, Messrs. VPS Enterprises, issued 1 lakh equity shares and 20,000 preference shares at par to them. कंपनी ने इतने शेयर चिदन को इशू कर दिए और फुल कंसिडरेशन में शेयर्स असेट्स एक्वायर किए। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा अब कंपनी के पास कितना स्कोप रह गया शेयर इशू करने का बताना? इक्विटी शेयर 8 लाख टोटल कर सकते थे, 1 लाख कर दिया वेंडर को, अब 7 लाख और इशू कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर टोटल 1 लाख इशू कर सकते थे, इशू कर दिए 20,000 वेंडर को, अब 1,000 और इशू कर सकता है। कंपनी ने इशू कर दिए 2 लाख इक्विटी शेयर कैश में, पार पर इशू करा है, 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए सिंगल, 10 रुपए पूरा हो गया। यस सर। 4 इंस्टॉलमेंट है,
यस यस सर 8 एंट्री हो गई। यस और वेंडर वाले केस में कितनी एंट्री? 2 एंट्री। दो एसेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर, यस सर 2 एंट्री वेंडर वाली और 4 एंट्री ये वाली पब्लिक वाली। आगे टिल डेट सेकंड कॉल हैज नॉट येट बीन मेड, अभी सेकंड कॉल मंगाई गई नहीं मंगाई, अभी तक फर्स्ट कॉल तक पैसा मंगाया है, 8 रुपए मंगाया है, 2 रुपए रहता है। All the shareholders have paid except Mr. Ajay who did not pay allotment and calls on his 300 share। 300 शेयर पे नालायक ने पैसा नहीं दिया, ना अलॉटमेंट किया, ना कॉल किया, तो दिए कौन से? एप्लीकेशन के दिए बस। एक और नालायक है विपुल who did not pay first call on his 200 शेयर, मतलब एप्लीकेशन का दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का मंगाया नहीं। शेयर्स ऑफ मिस्टर अजय वर देन फॉरफिटेड, ध्यान रहे मिस्टर विपुल के शेयर फॉरफिट नहीं करे, सिर्फ मिस्टर अजय के शेयर फॉरफिट करे। और उसमें से दो फॉरफिट करे हमने 300 शेयर, लेकिन रीइश्यू करे सिर्फ 100 शेयर, और प्रीमियम पे रीइश्यू करे, 10 का शेयर 12 में रीइश्यू करा। यस ठीक। Based on the above information, you are required to answer the following question। पहला, shares issued to vendors of building machinery, Messrs. VPS Enterprises would be classified as सी issue of share for consideration other than cash। Option number C। ऑप्शन ए क्या होता है? सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट हम शेयर अलॉट कर देते हैं, इसे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहते हैं। बी ऑप्शन एम्प्लॉयज को शेयर देते हैं, सस्ते में देते हैं। डी ऑप्शन अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम दोबारा शेयर्स इशू करने का ऑप्शन देते हैं कि आप ही शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को न्यू शेयर सब्सक्राइब करने का ऑप्शन देते हैं। फ्री में नहीं बांट रहे, बोनस इशू नहीं, अमाउंट लेते हैं उससे। सेकंड, हाउ मेनी इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी हैव बीन सब्सक्राइब्ड? देखिए जी 1 लाख तो हो गए वेंडर वाले, उसके बाद 2 लाख हो गए पब्लिक वाले, 3 है। उसके बाद शेयर फॉरफिट करने से कम हो जाते हैं -300, उसके बाद री इशू करने से बढ़ जाते हैं +100। आंसर आ गया, बताओ कितना है फटाफट, कैलकुलेशन नोट करें सारे। ध्यान रहे शेयर फॉरफिट करने से कम हो जाते हैं, री इशू करने से बढ़ जाते हैं। ये भी ध्यान रहे मिस्टर विपुल के शेयर प्रॉफिट नहीं हुए हैं, उसको ना आपको प्लस करना है ना माइनस करना है। 300 शेयर प्रॉफिट हुए, मिस्टर अजय के माइनस कर दिया, उसमें से 100 शेयर इशू हुए प्लस कर दिया। नोटिंग खूब करें, कंजूसी ना करें, अगले साल यूज नहीं करनी है बुक। आगे बढ़ते हैं जी, थर्ड पार्ट। What is the amount of security premium reflected in the balance sheet at the end of the year? सर हमने जो वेंडर्स को शेयर इशू किए थे वहां प्रीमियम नहीं था, जो पब्लिक को शेयर इशू किए थे वहां प्रीमियम नहीं था। फॉरफिचर के अंदर में प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा क्योंकि मंगाया ही नहीं। सिर्फ री इशू के टाइम पे प्रीमियम है पूरे क्वेश्चन के अंदर। पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ री इशू के टाइम प्रीमियम है। कितना प्रीमियम है? 2 रुपए। कितने शेयर्स हैं? 100। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लीजिए कैलकुलेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे आंसर आया है 200। फोर्थ पार्ट में कहता है कि बताइए बैलेंस शीट में शेयर फॉरफिचर अकाउंट कितना आएगा। तो मुझे बताइए क्या फॉर्मूला होता है इसका बैलेंस शीट में शेयर फॉरफिचर का? अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इशूड। अगर शेयर इशू हो गए होते तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस बचा ही नहीं होता, तो जो नहीं बचा वही आता। मिस्टर अजय की बात कर रहे हैं सर, इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था और एप्लीकेशन का पैसा है 3 रुपया, वही फॉरफिट करा हमने। पैसा अलॉटमेंट का तो आया ही नहीं, कॉल का तो आया नहीं, वो फॉरफिट कर ही नहीं सकते। तो अमाउंट फॉरफिट पर शेयर किया गया 3 रुपए, मल्टीप्लाई किससे करूं? 200। फॉरफिट किए 300, देखो फॉरफिट करे हमने 300, इसमें से 100 हमने री इशू कर दिए, तो जो बैलेंस बच गया वही शेयर है नॉट री इशूड। नॉट री इशूड 200 शेयर्स हैं, 600 रुपए आंसर आ गया, ये ऑप्शन। अब नोटिंग इस तरीके से करें कि आपको रिवीजन के टाइम ध्यान आ जाए कि ये 200 कहां से आया और ये 3 रुपए कहां से आया।
बढ़ेंगे अगले केस स्टडी की ओर। यस सर। फिर उसका तो आएगा ही क्योंकि उसने फॉरफिटिंग नहीं हुआ इसके शेयर्स। हाँ जी। ऑन 1 अप्रैल 17 विश्वास लिमिटेड ने रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना। ऑथोराइज कैपिटल है 1 लाख, इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक, 10 लाख टोटल ऐसे बना। कंपनी ने इशू करे अभी शेयर सिर्फ 90,000, एप्लीकेशन आई सिर्फ 85,000। मुझे बताइए पहली एंट्री 90,000 से होगी या 85,000 से? 85,000। पहली से लेके आखिरी तक सारी एंट्री 85,000 से होगी। अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, सारी एंट्री एप्लीकेशन सॉरी जो एप्लीकेशन आई है उससे होती है। अगर 85 की जगह 95 होती मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो कौन कौन सी एंट्री कितने शेयर से होती? 95 सिर्फ पहली एंट्री होती 95,000 से, बाकी सारी एंट्री होती 90,000। फर्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो जितनी एप्लीकेशन आई हैं पहली एंट्री तो उसी से होती है। सेकंड ऑनवर्ड्स वो जो एंट्री होती है वो शेयर सब्सक्राइब और शेयर इशूड व्हिचएवर इज लोअर, बाकी सारी एंट्री उन वाले शेयर से होती है। बढ़ते हैं जी आगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 रुपीज वर्क और 8 रुपए मंगाए जिसमें 2 रुपए रहते हैं। राम के पास 1000 शेयर हैं, श्याम के पास 2000 शेयर हैं। ये दोनों नालायकों ने फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपया नहीं दिया, तो उन्होंने दिए कितने रुपए? 6 रुपए। 10 में से 8 ही मंगाए हैं, 8 में से 2 नहीं आए हैं, तो 6 रुपए आए हैं इसका मतलब। Sham's share were forfeited after the first call. Later on, 1,500 shares were reissued at 6 rupees, so 8 rupees called. मतलब मिस्टर राम के शेयर फॉरफिट नहीं करे अभी, सिर्फ मिस्टर श्याम के शेयर फॉरफिट करे हैं। यस सर। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस शीट में कितना आएगा। आगे सर क्वेश्चन क्या था हमने, बैलेंस शीट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट कब आता है? जब शेयर फॉरफिट हो और रीइश्यू ना हो। ऐसे कितने शेयर हैं जो फॉरफिट हुए और रीइश्यू नहीं? कौन बताएगा? 500। शाम के कि राम के? शाम के। तो मिस्टर राम के शेयर तो हमने फॉरफिट ही नहीं करे, यस सर। सिर्फ मिस्टर शाम के शेयर फॉरफिट करे हैं। शेयर फॉरफिट करे हैं 2000, उसमें से रीइश्यू कर लिए 1500, तो कितने बैलेंस रह गए? 500 शेयर्स फॉरफिट करे और रीइश्यू नहीं करे, ये बैलेंस शीट में आएंगे। मल्टीप्लाई बाय जितना पैसा मिला है, कितना रुपया मिला है? 6। 3000 आ गया जी। 500 मल्टीप्लाई बाय 6, 3000 अमाउंट फॉरफिट करा बट रीइश्यू नहीं करा, वही वाले शेयर्स आएंगे। सेकंड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर्स वर। क्या तरीका होता है फॉर्मूला इसका? स्टार्टिंग में देखिए सबसे पहले कितने शेयर्स हैं इशू करे हमने? 85,000। प्रॉफिट कर लिए माइनस कर दो, रीइशू कर दिए प्लस कर दो। प्रॉफिट कितने करे? 2000। रीइशू कितने करे? 84,500। ठीक है, सी ऑप्शन नोटिंग कर ले कैलकुलेशन। बढ़े जी आगे। यस सर। यस सर। थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स फॉर व्हिच एप्लीकेशन इज डिसाइडेड फॉर द कंपनी, द इशू इज कॉल्ड ओवर सब्सक्राइब। सही लिखा है? ट्रू। ट्रू लिखा हुआ। अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो हुआ। यस सर। Fourth part, total amount that will be shown under the head of share capital. तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा ये जान पता लगाना है। कितने तो शेयर्स हैं, यस प्रॉफिट करने के माइनस कर दिया, रेशियो वाला प्लस कर दिया, इसके बाद ये आ रहा, इसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं? जितना रुपया मंगाया है 8 शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में कॉल्ड अप वाला आता, फेस वैल्यू नहीं आती, सारा मंगा लिया होता तो वो आता। देखो रीजन देखो, हमें शेयर कैपिटल 10 रुपए का शेयर होता है, 10 रुपए से क्रेडिट नहीं करते उसको, जितना इतना पैसा मंगाते उससे क्रेडिट करता रहता है। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं सेकंड एंट्री के अंदर, जितना एप्लीकेशन का अमाउंट होता है, उसके बाद शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं हम तीसरी एंट्री के अंदर, जितना अलॉटमेंट का अमाउंट होता है। तो जैसे जैसे हम पैसा मंगाते हैं, नोटिस कीजिए, तब तब शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं, तो जो जनरल एंट्री में आएगा वही बैलेंस शीट में आएगा।
तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कॉल्ड अप वाला आता है, फेस वैल्यू वाला नहीं। 8 रुपीज। इसमें क्या प्लस माइनस करना है मेरे को? कॉल्स इन एवरेज प्लस करना है कि माइनस? माइनस। शेयर फॉरफीचर प्लस करना है कि माइनस? प्लस ऐड शेयर फॉरफीचर। कितना शेयर फॉरफीचर सॉल्व किया था अभी? 3000 रुपए। कॉल्स इन एवरेज से माइनस क्यों कर रहे हैं? शेयर तो फॉरफिट कर लिए, इशू भी कर दिए। अभी राम में जिस पर्सन के शेयर हमने फॉरफिट ही नहीं करे वो अभी तक कॉल्स इन एवरेज अकाउंट में अटका हुआ। कितने शेयर इतना लायक थे? 1000 शेयर। कितना रुपए लिखें कॉल्स इन एवरेज में? 2 रुपए। तो फॉरफीचर वाला प्लस कर दो, कॉस्ट इन एवरेज वाला माइनस कर दो। सॉल्व कीजिए फटाफट से। कितना आया? $6,76,000 में प्लस कर दीजिए 3000, माइनस कर दीजिए 2000। 1000 रुपये बढ़ गया। बढ़े जी आगे। नेक्स्ट, कंपनी ने इनवाइट करी है एप्लीकेशन, 2 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का है। एप्लीकेशन पे 2.5, अलॉटमेंट पे 5 और कॉल पे 2.5, टोटल 10 हो गया। 3 इंस्टॉलमेंट है, 6 एंट्री हो गई। एप्लीकेशन रिसीव हुई है जी 3,50,000। कितनी एक्स्ट्रा आई है? 1,50,000 एक्स्ट्रा आई है। अब इसमें देखो कैटेगरी वाला क्वेश्चन देख रहे हैं जी। पहले कैटेगरी मतलब हमने जैसे कोई हमें लगता है इन लोगों को हमें शेयर ज्यादा देने हैं, किसी को शेयर कम देने हैं, तो हमने कैटेगरी 1 बना रखी है जी। कैटेगरी 1 में जिन लोगों ने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, हमने उनके 10,000 शेयर रिजेक्ट करे, 40,000 अलॉट करे। कैटेगरी 2 में वो लोग हैं जिन्होंने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई करा, उनको 60,000 अलॉट किया, मतलब 40% रिजेक्शन है। पहले वाले केस में 20% रिजेक्शन है, थर्ड वाले केस में 50% रिजेक्शन है। ठीक है, चेक करो मुझे शेयर्स अप्लाइड का टोटल करो और 3,50,000 आना चाहिए। आ रहा है? अलॉट का टोटल करो और 2 लाख आना चाहिए। क्रॉस चेक हो गया, सही आ रहा है। टोटल एप्लीकेशन 3.5 लाख की थी, टोटल अलॉटमेंट 2 लाख ही होना चाहिए। टैली हो रहा है सब कुछ। एक बार ऐसे केस में स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन में क्या कर देता है, थर्ड वाली कैटेगरी में मिसिंग कर देता है वैल्यूज। थर्ड कैटेगरी मालूम नहीं बता रखा कि 2 लाख अप्लाइड वाला है, वो निकाल लेते हैं। टोटल 3.5 लाख है, 50,000 1 लाख तो यही बच गया। ऐसे अलॉटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख शेयर अलॉट करें थर्ड कैटेगरी वालों, तो उसका वो मिसिंग कर देता। तो 2 लाख शेयर अलॉट करने हैं, 40,000 60,000 तो इधर 1 लाख ही बचा। तो ऐसे भी कैलकुलेशन आ सकती है, उसको लगा देंगे। ऑल द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, एक्सेस मनी एडजस्ट कर दी हमने अलॉटमेंट पे। पहला मधु हु बिलोंग टू कैटेगरी 1, मतलब 50,000 40,000 5:4 की रेशियो है। प्रो राटा रेशियो जो है वो 5:4 की है। सेकंड कैटेगरी में प्रो राटा रेशियो 10:6 की है। थर्ड कैटेगरी में प्रो राटा रेशियो 2:1 की है। तो मधु कैटेगरी 1 वाली है, टू हुम 800 शेयर अलॉट। ध्यान रहे इस शेयर होल्डर का प्रो राटा वाले क्वेश्चन में जो शेयर्स दे रखे होते हैं वो अप्लाइड वाले दे रखे हैं या दे रखे हैं अलॉटेड वाले, ध्यान रखना। इसमें लिखा हुआ 800 शेयर्स वर अलॉटेड, इसको अलॉट किए गए थे 800, मतलब इसने अप्लाई ज्यादा के लिए करा होगा। यस सर। ठीक। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, हर शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट वाज नॉट रिसीव्ड, तुरंत फॉरफिट कर लिए। पूजा हु बिलोंग टू कैटेगरी 3, मतलब 2:1 वाली रेशियो की। यस सर। हु हैड अप्लाइड फॉर 400 शेयर्स, अप्लाइड है पर ध्यान कंफ्यूज होकर क्या रखा है, पहले वाले शेयर होल्डर के अलॉटेड वाले शेयर दे रखे हैं, अप्लाइड पक्का ज्यादा होंगे। तो सेकंड वाली है पूजा, उसके अप्लाइड वाले दे रखे हैं, अलॉटेड वाले कम होंगे। यस सर। थोड़ा अलर्ट होकर के पढ़ना है। फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल मनी, मतलब इसने एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया, सिर्फ कॉल का नहीं दिया। हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, आउट ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 80% ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड। अब 80% किसका निकालेंगे, 800 प्लस 400 मत कर देना, 800 अलॉटेड हैं मधु के, लेकिन पूजा के अलॉटेड निकालने पड़ेंगे पहले, है ना। उन दोनों के टोटल
करके 80% उसका शेयर हमने रीइश्यू करा है 9 रुपए में। लिखा हुआ जो रीइश्यू करा उसमें पूजा के सारे थे, मधु के शेयर कम रीइश्यू करा हमने, पूजा के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, ये मेंशन कर रखा। पहला क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शॉप, जितना पैसा ट्रांसफर होगा ये बताना है। तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5, सिंपल। हमें कैटेगरी क्यों देखनी है इसके लिए, हम एंट्रीज तो कंबाइंड ही करते हैं। अब एक बात बताओ, 3 कैटेगरी हो गई तो ये सुना कि एप्लीकेशन की मैं 3 एंट्री करूंगा, कैटेगरी 1 की अलग, कैटेगरी 2 की अलग, ठीक है, एंट्री तो एक ही होनी है। टोटल एप्लीकेशन आई है 3.5 लाख, शेयर अलॉट करने हैं 2 लाख, तो 1.5 लाख एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, उन्हीं का पैसा एडजस्ट होना है अगली इंस्टॉलमेंट। एप्लीकेशन मनी 2.5 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट से 1,50,000 को 2.5 से, सही 1,50,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 से, सी ऑप्शन आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू पूजा। बस देखिए सर 2:1, ये 400 है तो ये कितना होगा, कितना आसान, सी ऑप्शन आंसर आ गया। नहीं सर इजीली नहीं दिख रही होती, मान लीजिए ऐसा कुछ होता 8:7 ऐसा कुछ होता सर, फिर कैसे करते। 400 अगर 8 है तो 7 कितना, सिंपल, जो है उससे डिवाइड करो, तो चाहिए उसे मल्टीप्लाई करो। हमने अभी भी ऐसे ही करा, 2:1 है तो 400 अगर 2 है तो 1 कितना, 200 आ गया। यूं समझ लीजिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 पार्टनर्स की 2:1 है, और पार्टनर ए को 400 रुपये प्रॉफिट मिला, तो पार्टनर बी को प्रॉफिट कितना मिला होगा ये जानना है। जिस पार्टनर का प्रॉफिट है उससे डिवाइड करो, जिस पार्टनर के जानना उससे मल्टीप्लाई करो। चलिए थर्ड पॉइंट, रीइश्यू का जो गेन होता है वो कहां ट्रांसफर करते हैं सर, हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, सी ऑप्शन। फोर्थ पार्ट, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड एट द एंड, तो क्या करेंगे सर हम, शेयर्स है कितने स्टार्टिंग में 2 लाख, यस सर, फॉरफिट करे मधु के 800, फॉरफिट करे पूजा के 200, टोटल शेयर 1000 फॉरफिट करे। कुछ में लिखा है कि 800 शेयर रीइश्यू हुआ है, 80%। बताओ कितना आंसर आया, 199,800, सी ऑप्शन। ध्यान रहे शेयर्स कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट करा माइनस करो, रीइश्यू करा प्लस करो। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फॉरफिटेड शेयर्स का 80% रीइश्यू करा है, टोटल शेयर फॉरफिट करे हैं 1000, 800 को 200, 1000 का 80% 800। नोट कर लिया है सभी ने, फिफ्थ पार्ट, जनरल एंट्री ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रीइश्यू। तो सर कैश ट्रांसफर क्या होती है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट होता है और कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन सर ये वाली एंट्री बी ऑप्शन में भी लिखी है और ये वाली एंट्री डी ऑप्शन में भी लिखी है ना, चेक करो। यस सर, ऑप्शन ए में तो एंट्री गलत है, ऑप्शन सी में तो एंट्री गलत है, बी और डी ऑप्शन में एंट्री सही है। अब हमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो पता लग पाएगा कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। यहां से देखें जी, मधु और पूजा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना है सर, फॉर्मूला लगाएंगे। मधु ने पैसे दिए सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के, उसके बाद पैसे दोबारा कभी नहीं दिए। कितने पैसे दिए इसने एप्लीकेशन, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। ध्यान से नोटिस कीजिए, मधु के जो 800 शेयर हैं ये अप्लाइड हैं कि अलॉटेड हैं, अलॉटेड अप्लाइड ज्यादा होंगे कि कम होंगे, ज्यादा निकालो बताओ कितने होंगे। 1000 कैटेगरी 1 में रेशियो चेक कीजिए, 5:4 की रेशियो है। 800 शेयर ये वाले हैं, अलॉटेड वाले, अप्लाइड वाले निकालने हैं, तो जो है उससे डिवाइड करो, तो चाहिए उसे मल्टीप्लाई करो, 1000 आ गया, ठीक है। यस सर,
तो इसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई करा। ध्यान से देखिए, मतलब जब मधु पहली बार इस कंपनी में आई तो उसने इतने रुपए दिए, करेक्ट। हमने उसे कहा कि आपको 800 शेयर दिए जा रहे हैं और 200 शेयर नहीं दिए जा रहे। ये पैसा हमने रिफंड तो नहीं करा, एडजस्ट कर रहा अलॉटमेंट पे। टोटल पैसा ये तो आया इसका, टोटल पैसा तो इतना ही आया है। समझ पा रहे? तो टोटल पैसा सर आया है इतना, 2.5 रुपीज एप्लीकेशन मनी है। 1000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था, मतलब जब ये पहली बार कंपनी में आई तो उसने 2500 रुपए दिए, उसके बाद दोबारा पैसे कभी इसने दिए नहीं। समझ पा रहे हैं? और हमने कितने शेयर फॉरवर्ड करे हैं इसके? 600 नई चीज सीख रहे हैं। 600 कुछ है ही नहीं, मधु की बात कर रहे हैं। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर जान रहे हैं हम प्रोराटा वाले केस के अंदर। यही चीज है जो इस क्वेश्चन को 8 नंबर का बनाती है। टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट करा, इसको ना डायरेक्टली पर शेयर नहीं निकाल सकते हम। आपकी स्कूल की फीस मान लेते हैं कि 800 रुपए है और आपने 1000 रुपए दिए और मैडम ने चेंज नहीं दिया, कहा अगले महीने एडजस्ट हो जाएंगे, और आप स्कूल छोड़ देते हैं तो आपके 1000 रुपए फॉरफिट हुए हैं स्कूल में, 800 रुपए नहीं, है कि नहीं? 1000 रुपए उसी महीने के, 200 रुपए अगले महीने के। तो इसका एप्लीकेशन मनी इतना रुपया फॉरफिट हुआ है, इसका अलॉटमेंट मनी इतना रुपया फॉरफिट हुआ है, टोटल इसका इतना फॉरफिट हुआ 2500। टोटल शेयर्स प्रॉफिट हो रहे हैं 800। 600 आना चाहिए सर यहाँ, यहाँ आना चाहिए 600 वजह, क्योंकि 200 तो उसके वो हैं मधु के, सॉरी पूजा के। अब रेशियो पर क्यों पूछ रहे हो? फॉर्मूला में यहाँ पर क्या आता है? अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। रेशियो की तो चर्चा ही नहीं होती इस माइनस से पहले, इस माइनस से पहले तो रेशियो की चर्चा ही नहीं होती। यहाँ पर आता है जितना अमाउंट फॉरफिट करा पर शेयर। 2500 रुपए फॉरफिट करे हैं हमने, 800 शेयर फॉरफिट करे हैं हमने, तो पर शेयर फॉरफिट कितना करा, बस ये निकाल लिया हमने। अब डिस्काउंट कितना दिया बताइए फटाफट से। 10 का शेयर 9 में रेशियो करा, 1 रुपए का डिस्काउंट। यस सर। टोटल शेयर कितने रेशियो करे हमने? 800, 800। यस देखो ध्यान से, 800 शेयर प्रॉफिट करे हमने, कहाँ निकाला था मैंने? हाँ यार, 800 शेयर प्रॉफिट करे मधु के और 200 शेयर प्रॉफिट करे पूजा के, टोटल 1000 शेयर प्रॉफिट करे। क्वेश्चन कहता है 80% री इशू कर दिया, 1000 का 80% 800 री इशू कर दिया। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है री इशू के टाइम पूजा के शेयर सारे के सारे हैं, तो इस 800 में पूजा के शेयर हैं 200, तो मधु के शेयर कितने हुए? 600। तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स जो री इशूड हैं इसके वो 600। पूजा पर आते हैं सर। सफर वाला बता दो एक बार। टोटल अमाउंट फॉरफिट करा 2500, टोटल शेयर फॉरफिट करे 800, तो पर शेयर ऐसे करके आएगा। सर इसमें 1000 क्यों नहीं आया डिवाइड में, क्योंकि 1000 शेयर प्रॉफिट करे हैं ना। नहीं, 800 शेयर फॉरफिट करा है। जो शेयर आपने अलॉट करे ही नहीं सामने वालों, तो कैसे फॉरफिट कर सकते हो आप? तो वो अपने एप्लीकेशन मनी में कैसे करा सकते हो 100 into अगेन वापस आता हूँ सर एग्जांपल स्कूल वाले पे। 1000 रुपए, 800 रुपए फीस है स्कूल की, आपने 1000 रुपए दी, 200 रुपए आपके एक्स्ट्रा बचे और वो अगले महीने एडजस्ट कर लिया मैडम ने, तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाता है, आप स्कूल छोड़ देते हैं, तो एक ही स्टूडेंट को निकाला गया, दो बच्चों को तो निकाला नहीं गया, है ना? आपने मतलब सपोज एक ही फैमिली से 2 बच्चों के लिए अप्लाई करा स्कूल में, 2 बच्चे हैं, दोनों के लिए अप्लाई करा पेरेंट्स ने, और एक बच्चे को एडमिशन मिला, तो सेकंड वाले बच्चे की जो एप्लीकेशन मनी थी वो जिसको एडमिशन दिया उसकी मनी में एडजस्ट कर रहे हैं अगर, तो शेयर्स तो अलॉट तो एक ही बच्चे को सीट करी है, अगर निकालेंगे तो एक ही बच्चे को निकाल सकते हैं वो। इस मधु ने अप्लाई किया था 1000 शेयर के लिए, लेकिन हमने इसको सिर्फ 800 शेयर ही अलॉट करे, अलॉटमेंट पर सिर्फ 800 शेयर पर ही पैसा मंगाया, और इसने पैसा नहीं दिया तो 800 शेयर प्रॉफिट करेंगे, ठीक है? पूजा पर आते हैं सर। पूजा हुलॉन्ग टू कैटेगरी 3 गोट अप्लाई टू 400 शेयर फेल बाय द फाइनल कॉल। तो इसने एप्लीकेशन का पैसा भी दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दिया, मतलब इसने 7.5 रुपए दिए हैं, 1 रुपए का डिस्काउंट है और 200 शेयर इशू कर दिए। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं करा मैंने डिवाइड वाला काम? इसमें से सिंपल से क्यों लिख दिया?
क्योंकि इसने देखो कॉल का पैसा नहीं दिया ना, एप्लीकेशन का पूरा आया है, अलॉटमेंट का पूरा आया है, तो एडजस्टमेंट वाला कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इस वाली कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, ठीक, लेकिन थोड़ा सा तो आया, ये बात हमें पता क्योंकि एक्सेस बनी थी। और अलॉटमेंट पे जब कॉल्स इन एड्रेस होता है जब करते हैं इसको। तो पूजा वाले बताओ कितना आंसर आया? 7.5 के चाहिए मुझे बता दो। कॉल के पैसे नहीं दिए इसने, 2.5 रुपए। फिर अगर इसमें एडजस्टमेंट होती तो पूजा वाले में कॉल्स में, तो फिर वो पूरा ही करना पड़ता। बताइए तो यहाँ पे 3.1 कुछ आ रहा है, फॉरफीट करे हैं अच्छा। मधु वाले में, लेकिन सर फॉरफीट तो 2.50 ही करे हैं। नहीं, एक्स्ट्रा पैसा भी तो आया, वो तो फॉरवर्ड करा। वो स्टूडेंट की 800 रुपए फीस आई थी उस महीने की स्कूल की, वो फॉरवर्ड नहीं करी, 200 रुपए तो फॉरवर्ड करी अगले महीने आएंगे। ये डेसिमल में आ रहा है तो आप कैलकुलेशन आसान कर सकते हो अपन, छोटी सी मैथमेटिक्स लगा करके। 800 आप इधर ले जाइए, एलसीएम ले लीजिए इसका, 2500 माइनस 800 कितना हो गया? 1700 अपॉन 800 मल्टीप्लाई 600। सॉल्व कीजिए इसको ऐसे। तो 1275 1275 तो 2575 कुछ आ रहा है आंसर। हाँ जी, बी ऑप्शन आंसर आ गया 2575। सिक्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 वाले में, द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ शेयर अलॉटमेंट, जब शेयर अलॉट करे तो उस टाइम कितना पैसा रिसीव हुआ होगा। तो इसे कंटिन्यू कल करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।